तो अब की बार किसकी सरकार आप देख रहे हैं और पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है। बहुत तेजी से लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर पश्चिम बंगाल, यहां पर मतदाता बड़ी तेजी से बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें तेलंगाना से। तेलंगाना सीएम की बेटी को महिलाओं ने सुनाई है खरी खोटी। इलाके में सुविधाओं की कमी से नाराज वोटर्स ने निजामाबाद से टीआरएस उम्मीदवार कविता को खरी खोटी सुना दी। दूसरी बार चुनावी मैदान में है चंद्रशेखर राव की बेटी। निजामाबाद से इस बार रिकॉर्ड 185 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार 170 किसान चुनावी मैदान में हैं। पानी यहां पर एक बहुत बड़ा मसला है और एक हल्दी की समस्या है, जिसको लेकर ये 170 किसान सीधे सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को यहां पर चुनौती देने के लिए निजामाबाद से चुनावी मैदान में है। हाई प्रोफाइल सीट है और इस हाई प्रोफाइल सीट से दूसरी बार के कविता चुनावी मैदान में है। 185 उम्मीदवार यहां से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसमें से 170 वो किसान हैं जो लगातार पिछले 5 सालों में उनके खिलाफ आंदोलन करते रहे। जी, लेकिन कहां पर अब तक कितना मतदान हो चुका है अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि आप भी इंतजार कर रहे होंगे, समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर क्या लोग निकलकर अपना वोट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। तो असम में 12%, नागालैंड में 14%, उत्तर प्रदेश में 24% मतदान अभी तक हो चुके हैं और उत्तराखंड में भी बड़ी तेजी से मतदान का जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और यह कहा जाता है कि अगर बहुत ज्यादा संख्या में लोग अपने घर से विनोद जी निकल रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। मैं 8 सीट जो उत्तर प्रदेश में जहां पर आज मतदान हो रहा है उसकी बात करता हूं, क्योंकि ये वो 8 सीटें हैं जो बीजेपी के पास है। लेकिन इस बार अजीत सिंह बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आए गठबंधन की तरफ से। यहां पर जो सीटें उनके पास है उस पर वो पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। यहाँ सीट दर सीट अगर आप देखिए तो गठबंधन पूरी तरह से गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो जाति समीकरणों पर निर्भर हैं। वो जाति समीकरण जो 2014 में लगभग टूट गए थे उस पर निर्भर है। और तब ये गठबंधन के जो दोनों बड़े प्लेयर हैं, ये बल्कि तीनों प्लेयर, इस अजीत सिंह का भी प्रभाव है इस क्षेत्र में, ये तीनों अलग अलग लड़े थे। और उस वक्त जो है हालत आपको मालूम है, बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और सपा जो है उत्तर प्रदेश में 5 सीटें जीती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार तीनों मिलकर लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से जो जाति समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, वो इनके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर उस हिसाब से वोट पड़े, अगर वो समीकरण हावी रहे तो भाजपा के लिए एक खतरे घंटी हो सकती है इन 8 सीटों पर। और सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के लिए यही है कि उसको 8 सीटें अपनी जो है उसमें कितनी वो बचा पाती है। ये ना सिर्फ कैरी करना है, लोगों ने मतदान किया तो फिर तस्वीर नहीं, ना सिर्फ इसे कैरी करना है बल्कि यहां पर से एक मैसेज भी देना है, क्योंकि कैराना का उपचुनाव जो आ रहे थे उसी के बाद महागठबंधन की नींव पड़ी थी। हमारे साथ टी रामचंद्रन जी भी जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 38% मतदान किस ओर इशारा करता है सर? हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर आप देखें पश्चिम बंगाल में, इशारा सिर्फ एक तरफ से है और वो है टीएमसी और उनके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए। देखिए, वेस्ट बंगाल एक राज्य ऐसे है जहां पर टीएमसी का ओवरऑल पकड़ राज्य में बहुत मजबूत है। उसको तोड़ के अगर आप सोचते हैं कि काफ़ी सीटें आप अपने लिए ले जाएंगे, तो अगर इससे पहले आपके पास 2 सीट आए थे तो मेरे ख्याल में आप बढ़ के 5 सीट और जोड़ लीजिए तो 7-8, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते जी। और वेस्ट बंगाल अपने आप में एक बहुत महत्व राज्य है क्योंकि सीटें उसकी 42 हैं। चलिए इस वक्त रोक रहा हूं आपको, रेणुका चौधरी चलिए वो चली गई, अपनी बात आप पूरी कर लीजिए सर जी। मैं कहने का मतलब है कि वेस्ट बंगाल में अगर एक बड़ा ब्रेक थ्रू बीजेपी को मिलता है तो उनको कामयाबी होगी। नहीं, लेकिन ब्रेक थ्रू अगर मिलता है तो कहां तक जाएगा वो? ये भी मायने रखता है। वो भी 2 से 7 बन जाएगा। 2 से 7 बन जाएगा, यानी कि अगर ऐसा होता है और डबल डिजिट मिलना उनके लिए तो मुश्किल है। खतरे की घंटी यहां पर कांग्रेस और लेफ्ट के लिए। देखिए, खतरे की घंटी यहां पर बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा है। लेफ्ट तो वैसे ही आउट ऑफ द रेस है, उनको कोई सीट आउट है इस समय। और कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, एक बात है विनोद जी, क्या मतलब बीजेपी ने जो उम्मीद लगा रखी है या फिर प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में गए हैं, योगी आदित्यनाथ गए हैं या नितिन गडकरी गए हैं, तो जिस तरीके से वहां पर भीड़ दिखाई दे रही थी, क्या लग रहा है कि अगर वोटिंग परसेंटेज यहां पर बहुत ज्यादा हुआ तो वो भीड़
बीजेपी की तरफ जा सकती है या फिर दीदी के साथ वो भीड़ बनी रह सकती है? ऐसा क्या मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या? मैं आपको बताता हूं कि जो 7 फेजेस में जो चुनाव हो रहा है पश्चिम बंगाल का, वो उसका फायदा ममता बनर्जी पूरा उठा रही हैं। प्रधानमंत्री तो एक रैली करके लौट आते हैं, अमित शाह जी एक रैली करके लौट आएंगे, योगी जी 2 रैली करके लौट आएंगे, लेकिन ममता जी ने फेज वाइज, अब जैसे 4 सीटें नॉर्थ बंगाल की हैं जहां चुनाव हो रहा है, मुझे मेरी सूचना है वो 23 तारीख तक नॉर्थ बंगाल से हिलने वाली नहीं है। तो कुछ बिहार में और सारे इलाकों में बैठ करके सीट दर सीट घूम रही हैं, तो जितना कनेक्ट उनका है वहां पर उसका फायदा उठा, इसी तरह वो अगले फेज में फिर दूसरी जगह बैठ जाएंगी। तो ये पूरा फोकस उन्होंने कर रखा है, रैली में भीड़ होना और भीड़ का वोट भी, रैली तो राहुल गांधी बहुत मायने रखता है। जी, स्पीड वाली जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपनी सभा में पश्चिम बंगाल में कह रहे थे, आपको लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता को ये लग रहा है कि कोई स्पीड ब्रेकर है जो पश्चिम बंगाल को विकास की तरफ जाने से रोक रहा है? देखिए, विधानसभा का चुनाव तो हो नहीं रहा है कि स्पीड ब्रेकर को हटाने का मौका हो। जी चुनाव तो लोकसभा के लिए हो रहा है, और बंगाल के लोगों के मन में खासकर जो ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, उसके मन में एक कहीं न कहीं दबी आकांक्षा है कि शायद मौका लग जाए तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बन जाए। चलिए, तो स्पीड ब्रेकर कहीं जो है वो स्पीड इंजन में न बदल जाए। चलिए, भीड़ का हम जिक्र कर रहे हैं, भीड़ आज एक और जगह पर देखने को मिल रही है, और वो भीड़ आ रही है जम्मू कश्मीर से, और जम्मू कश्मीर में भी बारामूला की जो सीट है वहां पर लंबी कतारें। सुशील पंडित जी, ये किस तरफ इशारा करती है बारामूला में लंबी कतारें? क्योंकि वोटिंग टर्नआउट हम हमेशा देखते हैं कि घाटी में अमूमन कम होता है, पिछली बार भी यहाँ पर 14% वोट गिरे थे, तो इस बार ये जो कतारें हैं और नाचते गाते लोग वहां से जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिखाता है? खुशी मना रहे नावेद लोग कि देखिए हम वोट डाल के आए हैं और वोट डालने के बाद हम कितने खुश हैं। पंडित जी, क्या लग रहा है कि मतलब क्या है, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि वो 370 35 से या फिर विकास रोजगार? देखिए, बारामूला की सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प इसलिए है कि इस बार वहां सभी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वहां कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, पीडीपी भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, जम्मू कश्मीर पीपुल्स अवामी पीपल पार्टी भी है, सज्जाद लोन की, इंजीनियर रशीद भी हैं। कुल मिला के 9 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें से सभी के सभी बहुत सीरियस कैंडिडेट्स हैं, और इस वजह से उन्होंने जो मोबिलाइजेशन किया है वो बहुत बड़ा है। ये वो इलाका है जहां पर आतंकवादी गतिविधियों में कमी भी आई है रिमार्केबल रूप से, क्योंकि ये नॉर्थ कश्मीर का इलाका है, ये साउथ कश्मीर का नहीं है, जहां पर जिहाद की पकड़ थोड़ी और, शिकंजा थोड़ा और मजबूत है। सुशील जी, आप लोग, क्योंकि आप तो खुद पक्षधर रहे हैं कि वहां से 370 हटे, 35A हटे, और आतंकवाद के खिलाफ क्या ये वोट पड़ रहा है या फिर 370 बचाने के लिए, 35A बचाने के लिए वोट पड़ रहा है? सर देखिए, जहां तक 35A और 370 है, उसका ध्रुवीकरण घाटी में किस और होगा इसके बारे में अटकल लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए सर, लेकिन इस वक्त ये मुद्दा वहां के स्थानीय मुद्दों पर उतर आया है। आइए जान लेते हैं। सर, मैं आता हूं सुशील जी आपके पास, हमारे संवाददाता बारामूला से इदरिस सीधा जुड़ गए हैं, वहां पर क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, वो उन्हीं से जान लेते हैं। इदरिस, अब किस तरह की, क्योंकि 11 बजे का वक्त हो चुका है और उसके बाद अब सिचुएशन, और 12 बज चुके हैं, अब कैसी कतारें हैं वहां पर? क्योंकि जो तस्वीरें आज बारामूला से आई है, नाचते हुए मतदाता, ये वाकई एक अच्छी तस्वीर है। क्या है स्थानीय मुद्दे जिन्हें लोग जहन में रखे हुए हैं? जी बिल्कुल, अगर पिछले सालों के मुकाबले इस बार की संख्या को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। 11 बजे तक अगर हम देखें तो परसेंटेज कुपवारा जैसे इलाकों में 20% तक पहुंच गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है पिछले सालों के मुकाबले। अभी भी हम देख रहे हैं, हम इस वक्त बांडीपोरा में हैं, जहां पर लंबी कतारें स्पेशली औरतों की लगी हुई है, और जिनसे भी हमने बात की वो बात ग्राउंड लेवल पर यही कर रहे थे कि उनको डेवलपमेंट चाहिए, विकास की बात हो रही थी, और साथ ही साथ 370 और 35A को बचाने की बात भी कई लोग जो पोलिंग सेंटर्स तक पहुंच रहे हैं वो कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि मेन फाइट जो पूरे नॉर्थ कश्मीर की सीट पर होनी है वो एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट अकबर लोन और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट राजा एजाज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद, ये 3 कैंडिडेट्स के बीच होनी है। और देखना यही होगा क्योंकि सभी ने अपने इलाकों में अपने लोगों को बहुत ज़्यादा तादाद में मोबिलाइज किया है, और उसी तादाद का हम असर देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ तक बहुत ज़्यादा लोग जो हैं पहुंच पा रहे हैं, और बहुत ही खुश है लोग कि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके नताइज जो आगे जाके उनको मिलेंगे वो भी उनको उम्मीद है कि पॉजिटिव ही होंगे। वहीं अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो पूरे नॉर्थ कश्मीर में सिक्योरिटी को रेड अलर्ट पे डाला गया है। चप्पे चप्पे पर जितने भी बूथ है उनको कंप्लीटली, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुबह से लेकर अभी तक नक्सल प्रभावित इलाकों से खबर जरूर आ रही है, चिटपुट खबरें कि कहीं कहीं परेशानी हो रही है, बम रख दिए गए हैं,
बिहार से भी खबर आई, लेकिन जम्मू कश्मीर से अभी तक सब कुछ अच्छा रहा है। हमारे साथ जम्मू से हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़ गए हैं। शाहनवाज, जम्मू सीट की अगर हम बात करें, 2014 में बीजेपी के पास ये सीट थी, मोदी लहर थी पूरे देश में और कहा यह गया कि जहां से जो खड़ा हुआ वो जीत गया अगर मोदी की लहर वहां पहुंच गई तो। इस बार क्या लग रहा है कि बीजेपी का राह यहां से आसान है या फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है यहां पर? देखिए विद्या, इससे पहले मैं मोदी जी के बारे में बात करूं, अभी जो वोट परसेंटेज जो जम्मू रीजन का आ रहा है उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि इस बार होना क्या वाला है, क्योंकि अभी 11 बजे का समय है और सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है सांबा रीजन में 36% वोटिंग हो चुकी है, पुंछ में 32% वोटिंग हो चुकी है। इसका साफ मतलब है कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वोट डालने आ रहे हैं। और पिछली बार ज़रूर नरेंद्र मोदी का इफेक्ट देखा गया था, मोदी लहर यहाँ पे थी, जो 3 सीटें थी वो बीजेपी के खाते में आई थी। लेकिन इस बार जो जम्मू रीजन है, खासतौर पर जो महागठबंधन है, उन्होंने कश्मीर की 3 सीटों पे गठबंधन नहीं किया है, लेकिन जम्मू की ये जो 3 सीटें हैं उस पे उन्होंने 2 सीटें हैं उस पे गठबंधन किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कांग्रेस के साथ आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये फायदा यहां पर कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन टक्कर दोनों पार्टियों में है। बीजेपी जो है वो यहां पर जरूर नरेंद्र मोदी का इफेक्ट जम्मू के कई रीजन एक बात यह नावेद कि जिस तरीके से और पुंछ का एरिया है वहां पार्टी के लोगों को बीजेपी के नेता ये समझाते हुए नजर आते थे कि भाई विकास के लिए आप वोट कीजिए, विकास के लिए वोट कीजिए। जम्मू से भी क्या विकास के लिए वोट निकलकर सामने आएगा? बहुत इंटरेस्टिंग है। जम्मू में अभी हमें पैंथर्स पार्टी की जो मौजूदगी है उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो 20 राज्यों की 91 सीटों पर वोट डल रहे हैं और मतदाताओं का रुझान बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। ये आपको बता देते हैं सबसे पहले कहां पर अभी तक कितने प्रतिशत वोट गिर चुके हैं। लक्षद्वीप में 23% वोट गिरा है, नागालैंड में वोट प्रतिशत 14% अभी दिखा रहे हैं, यूपी में 24%, छत्तीसगढ़ में 15% वोट अभी तक गिरे हैं। मतदान के लिहाज से अगर देखें तो बिहार में शुरुआत थोड़ी धीमी रही है, 14% रहा है, लेकिन उम्मीद करते आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड में 24% है, उत्तर प्रदेश में भी 24% है, बंगाल 38% के साथ सबसे आगे है। जी हाँ, 38% वोट अभी तक पश्चिम बंगाल में पड़ चुके हैं, यानी कि सुबह सुबह लोग अपने घर से निकलकर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। इसके मायने क्या हैं ये हम आपको बताएंगे, हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन हम आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि आज के लिए यानी कि इस चुनाव के लिए पहले चरण के लिए कौन कितनी रैलियां कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 33 रैलियां अभी तक कर चुके हैं। और इसके अलावा बात करें अलग अलग राज्यों के हिसाब से कि कहां कहां उनकी रैलियां हुई हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने 4 रैलियां की हैं, ओडिशा में 4 रैलियां की हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने महाराष्ट्र और ओडिशा में रैली की है। राहुल गांधी 38 रैली कर चुके हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष और इस बार पूरी ताकत के साथ वो कांग्रेस को 44 से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड में 4 रैली कर चुके हैं, केरल में 4 रैली कर चुके हैं और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अब तक 11 रैलियां की हैं। उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन के साथ बीएसपी, एसपी और आरएलडी बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके लिए क्या जो रैलियां अभी तक हुई हैं वो काफी साबित होंगी। पहले चरण का मतदान आज है, लेकिन अभी 6 चरण के मतदान और होने हैं, तो स्थिति तब तक साफ हो जाएगी। और देखना यह होगा कि इन 91 सीटें जिसमें बीजेपी ने 48 सीटें ऐसी है जिसमें आज तक कोई सीट नहीं जीती, उस पर क्या बीजेपी आमद दर्ज कर पाएगी। तो चलिए बड़ी खबर इस वक्त की बता दें, 11 बजे तक पश्चिम बंगाल में बंपर वोटिंग हुई है। 38% के साथ पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वाला प्रदेश है। अभी 91 सीटों पर यहां पर चुनाव हो रहा है पूरे 20 राज्यों में, जिसमें 2 सीटें पश्चिम बंगाल की है, लेकिन 38% वोटिंग एक अलग इशारा करता है। क्या मायने इसके आइए वो समझने के लिए कुर्बान अली हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। कुर्बान साहब, क्या दिखाता है ये 38% वोटिंग, किस तरफ इशारा करता है? देखिए, बम्पर वोटिंग तो एक ही तरफ इशारा करता है कि किसके समर्थन में है और किसके खिलाफ, लेकिन अब खिलाफ पश्चिम बंगाल में तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा माहौल हो। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश काफ़ी की थी और मुझे लगता है कि शाम तक ये तस्वीर साफ़ हो जाएगी, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना कैंपेन किया वो वाकई रिमार्केबल है और वो यकीनी तौर पे ये कोशिश करेंगी कि अगर वो 30 या उससे ज़्यादा सीटें जीत लेती हैं पश्चिम बंगाल में, तो फिर वो
अगर तीसरे मोर्चे की सरकार बनने की संभावना हो तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ये कह रहे हैं कि ये जो ज्यादा संख्या में वोटर निकल रहे हैं ये दीदी को जिताने के लिए निकल रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषण और बातों का इतना असर उन पर नहीं है, क्योंकि वो उस कैडर के हैं तो उसी कैडर के लिए वोट भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आपके एक वोट से बहुत कुछ बदल सकता है। कम से कम आप ये तो जरूर तय कर सकते हैं कि आपका नेता कौन हो। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।